हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, मेरा नाम आरिफ है। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। आज का वीडियो मैं ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जिनका इंग्लिश काफ़ी वीक है, जिनको इंग्लिश में बिल्कुल भी समझ नहीं है, जो इंग्लिश को पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जिनको नहीं आता है। तो ये वीडियो स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए। तो उसमें मैंने एक टॉपिक चुना जिसका नाम है टेंस। आप लोग ज़रूर इससे वाकिफ़ होंगे, आप लोगों ने बचपन में भी पढ़ा होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे टेंस। तो मेरा मानना ये है दोस्तों कि अगर आप टेंस को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, तो अगर पूरा टेंस अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो और इंग्लिश ग्रामर के बहुत सारे चैप्टर्स को पढ़ने में आपको काफ़ी मदद होगा इससे। ठीक है ना? तो हम लोग शुरू करते हैं टेंस को। अब देखिए, मैं ये वीडियो चूँकि मैंने ऐस बताया ये है कि मैं ये वीडियो सिर्फ़ बिगिनर्स के लिए बना रहा हूँ। इसमें बहुत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, लेकिन ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा, आप यकीन जानिए। तो देखिए, टेंस हम लोगों ने बचपन से सीखा है कि टेंस का 3 काइंड होता है, प्रेज़ेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ये सभी हम सभी लोग जानते हैं कि टेंस का 3 काइंड होता है, प्रेज़ेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है, फ्यूचर टेंस होता है। प्रेजेंट टेंस से सामान्यता वर्तमान के बारे में हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट टेंस के जरिए से। पास्ट टेंस से जो समय बीत गया है उसके बारे में पता चलता है, और फ्यूचर टेंस से आने वाले समय के बारे में पता चलता है। ठीक है, मैं कोशिश ये कर रहा हूं दोस्तों कि मैं आसान लफ्जों में आपको समझाऊं, ताकि आपके लिए एकदम आसान हो जाए। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम लोग आते हैं प्रेजेंट टेंस पे। प्रेजेंट टेंस का 4 काइंड होता है, 4 प्रकार होता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस पहला काइंड, प्रेजेंट सिंपल टेंस, या इसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आप लोगों ने गांव देहात में पढ़ा होगा, ऐसे भी प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी लोग इसको। ठीक है, लेकिन आप लोग इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही याद रखें। ठीक है, उसके बाद है तीसरा काइंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा काइंड है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। ये हो गया हम लोगों का प्रेजेंट टेंस का 4 काइंड। उसी तरीके से पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर है? उसी तरीके से फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो टोटल कितना हो गया दोस्तों? 12 काइंड हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, और मेरी कोशिश यही है कि सिर्फ मैं बेसिक्स पढ़ाऊं। अगर बेसिक्स आपको समझ में एक बार आ गया, तो फिर मैं जब टेंस का एडवांस फॉर्म का अगर वीडियो बनाऊंगा तो आपको आराम से समझ में आ जाए, है ना? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आप सोचिएगा कि सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा प्रेजेंट सिंपल टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो नहीं। सबसे पहले मैंने सोचा आपको मैं पढ़ाऊंगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उसका एक खास रीजन है, पहले हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पहले बनाने का जो स्ट्रक्चर है उसको देख लेते हैं। क्या स्ट्रक्चर है? सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट को। ठीक है, सब्जेक्ट लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं? इज लिखते हैं। सब्जेक्ट के अनुसार इज या एम या आर लिखेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद या तो इज लिखेंगे, या एम लिखेंगे, या आर लिखेंगे। देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं अब्लीक। इज, अब्लीक का मतलब होता है या। इज या एम या आर, ऐसा नहीं कि तीनों लिख दीजिएगा सब्जेक्ट के बाद। ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार आपका इज लगेगा, या एम लगेगा, या आर लगेगा। ठीक है, जैसे ही है तो ही के साथ इज लगता है, आई है आई के साथ एम लगता है, दे है दे के साथ आर लगता है ना? ये हम लोग जानते हैं, यू के साथ आर लगता है। उसके बाद जो मेन वर्ब होगा ना, मेन वर्ब में आईएनजी लगेगा, यानी मेन वर्ब में का फोर्थ फॉर्म होगा। अब देखो मेन वर्ब क्या है, मैं थोड़ा सा हल्का सा समझा देता हूं। जैसे मेन वर्ब क्या है? कोई भी काम करना या होना जो पता चलता है ना, मेन वर्ब में आता है। जैसे मैं बोलूं पढ़ाना, लिखना, डांटना, खेलना, कूदना, भागना, इंतजार करना, ये सब सब काम है ना। अगर जैसे मैं कहूं कि, मान लीजिए मैं कहूं कि बॉटल, अगर सिर्फ मैं इस सेंस में, जैसे मैं कहूं बॉटल, बॉटल का मतलब बॉटल हुआ, इससे कोई काम तो नहीं पता चला, ये मेन वर्ब नहीं है। इसके अंदर जो चीज़ है वाटर,
अगर हम पानी, वाटर को पानी के सेंस में अगर यूज़ कर रहे हैं, तो वाटर का मतलब पानी, तो पानी इससे ये वर्ब है? नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूँ ड्रिंक, अगर मैं पीऊँ, तो वो क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। ड्रिंक मतलब पीना। अगर मैं सिर्फ़ बोलूँ वाटर, वाटर मतलब पानी, तो वो वर्ब नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं कहूँ ड्रिंक, ड्रिंक का मतलब क्या हुआ? पीना, तो वो क्या हो गया? वो वर्ब हो गया। अब जैसे मैं कहूँ बुक को अगर किताब के सेंस में यूज़ करूँ, बुक, बुक मतलब किताब अगर मैं बोल रहा हूँ, बुक का कई मीनिंग होता है। एक मतलब होता है किताब। तो जब मैंने बुक को किताब के सेंस में यूज़ किया, तो ये वर्ब है, इससे कोई काम पता चल रहा है? नहीं, ये वर्ब नहीं है। हाँ, अगर मैं कहूँ रीड, रीड का मतलब क्या होता है? पढ़ना। तो ये मेन वर्ब हो गया, ठीक है ना? अगर मैं कहूँ कार, ठीक है? कार के सेंस में अगर कार मैं कह रहा हूँ, ठीक है? तो ये नाउन है, इससे काम नहीं पता चल रहा है, ठीक है? लेकिन अगर मैं कहूँ ड्राइव, ड्राइव माने चलाना हो जाता है, ये काम पता चल रहा है, ये वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया। तो वर्ब क्या होगा? कोई भी काम जो है ना, वो वर्ब होगा, है ना? आप लोगों को आसानी से समझने के लिए मैं समझा रहा हूँ ये चीज़, ठीक है? तो देखिए, जैसे अब मैं कहूँ पेन, पेन का मतलब अगर कलम हम लोग लेते हैं पेन, पेन का मतलब कलम, तो इससे कोई काम नहीं पता चल रहा है। लेकिन मैं कहूँ राइट, राइट माने लिखना, इससे काम पता चल रहा है, यानी कि ये वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को थोड़ा-सा हिंट मिल ही गया होगा कि वर्ब क्या है, ठीक है? तो कोई भी काम जिससे काम पता चलेगा ना, वो वर्ब होगा। खाना, पीना, उठना, बैठना, हँसना, रोना, नाचना, गाना, खेलना, कूदना, दौड़ना, भागना, पढ़ना, पढ़ाना, चिल्लाना, सब कुछ मेन वर्ब में होगा, ठीक है? तो मेन वर्ब में आपको फोर्थ फॉर्म यूज़ करना है। वर्ब का फोर्थ फॉर्म जब मैं लिखूँगा, तो उसका मतलब ये होगा कि वर्ब के बेस फॉर्म में आप क्या लगा दोगे? आईएनजी लगा दोगे। जैसे कि अगर मैं कहूँ रीड, तो रीड का फोर्थ फॉर्म रीडिंग, रीड मतलब पढ़ना होता है, ठीक है? अगर जैसे मैं कहूँ कि डांस, ठीक है? डांस में आप आईएनजी लगाओगे, डांसिंग हो जाएगा, इसका फोर्थ फॉर्म डांसिंग हो गया। अच्छा, आप एक चीज़ और मैं एक बात बता देता हूँ, जो वर्ब में लास्ट में जनरली ई लगा रहता है ना, जनरली सामान्यतः ऐसा ही होता है, ज़्यादातर केस में, जैसे टी ए के ई टेक है, टी ए एन सी ई डांस है, डब्ल्यू आर आई टी ई राइट है। इन सब में आपने एक बात नोटिस किया होगा, सब में लास्ट में ई है। इसमें जब आप आईएनजी लगाते हो ना, तो ई को, सिंगल ई जो है, उसमें आप क्या करते हो? उसको हटा देते हो। डांसिंग में डी ए एन सी आई एन जी, है ना? जैसे राइट है, राइटिंग, ये क्या बन जाता है? देखिए, जैसे देखिए, टेक का टेकिंग, डांस का डांसिंग, है ना? राइट का राइटिंग। इसमें आप क्या करते हो दोस्तों? इसमें से आप ई को हटा देते हो, सिंगल ई जो होता है उसको जनरली हम लोग ड्रॉप कर देते हैं। तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म का मतलब होगा कि वर्ब में हम लोग आईएनजी को यूज़ करेंगे, ठीक है? बेस फॉर्म में हम लोग आईएनजी लगाएँगे। ये क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो मैंने क्या बताया आपको कि आपको सब्जेक्ट के बाद इज़, एम या आर को यूज़ करना है। इज़, एम, आर किस कैटेगरी में हम लोग इसको रखते हैं? ये ऑक्सिलियरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब में आता है। इज़, एम, आर किस में आता है? हेल्पिंग वर्ब में आता है। किस में आता है? हेल्पिंग वर्ब में आता है, यानी कि ऑक्सिलियरी वर्ब में आता है। आप जब पढ़िएगा, आपने पढ़ा होगा पहले, है ना? तो आपको मालूम होगा कि इज़, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैज़, हैव, हैड, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, डेयर, नीड, यूज टू, ये सब किस में आता है? ऑक्सिलियरी वर्ब में आता है। तो आपने ये देखा कि ऑक्सिलियरी वर्ब है और मेन वर्ब भी है इसमें, ठीक है? वर्ब को हम लोग जनरली दो भाग में बांटते हैं, ऑक्सिलियरी वर्ब और मेन वर्ब। तो ऑक्सिलियरी वर्ब के बारे में मैंने बता दिया क्या क्या है। इज़ है, एम है, आर है, वॉज है, वर है, डू है, डज है, डिड है, हैज़ है, हैव है, हैड है, कैन है, कुड है, शैल है, शुड है, विल है, वुड है, मे है, माइट है, मस्ट है, ऑट टू है, डेयर है, नीड है, यूज टू, ये सब ऑक्सिलियरी वर्ब। और मेन वर्ब आपको मैंने बताया कि मेन वर्ब आपको समझने वाला है। मेन वर्ब क्या है? कि जिससे किसी काम का करना या होना पता चलेगा, उसको हम लोग मेन वर्ब को बोलेंगे, ठीक है? जैसे पढ़ना, लिखना, नाचना, खेलना, कूदना, दौड़ना, भागना, पढ़ाना, सब कुछ मेन वर्ब में होगा। डांटना, चिल्लाना, घूमना, सब कुछ मेन वर्ब में होगा। तो इसमें क्या आपने देखा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के बाद इज या एम या आर लगाते हैं, ठीक है? आप लोगों को पता होगा कि आई के साथ क्या लगाते हैं? एम, ही के साथ क्या लगाते हैं? इज, टी के साथ क्या लगाते हैं? इज, है ना? ये सब आप लोगों को मालूम होगा। इट के साथ क्या लगाते हैं? इज, यू के साथ क्या लगाते हैं? आर, है ना? वी के साथ क्या लगाते हैं? आर,
दे के साथ क्या लगाते हैं, आर, ये सब आप लोगों को पहले से पता होगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट के अनुसार आपको इज या एम या आर को यूज करना है। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या बताया कि सब्जेक्ट के अनुसार आपको इज या एम या आर लगाना है। उसके बाद क्या करना है आपको, मेन वर्ब का चौथा रूप यानी वर्ब में आईएनजी लग जाएगा। अब इसका पहचान पे हम लोग आते हैं। देखिए बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स जो हिंदी मीडियम से जिन लोगों ने पढ़ा होगा, उन्होंने पढ़ा होगा कि हिंदी सेंटेंस के अंत में रहा है, रहे है, रही है लगा रहेगा। ठीक है, लेकिन वो सिर्फ बिगनर्स के लिए है। चूंकि ये भी वीडियो बिगनर्स ही के लिए है, तो मैं भी कोशिश करूंगा उसी तरीके से बताऊं, लेकिन मैं आपको इसके पीछे का एक कॉन्सेप्ट भी समझाना चाहता हूं। वो ये है कि इससे ये, इस टेंस से ये पता चलता है कि कोई आदमी किसी काम को कर रहा है, कोई काम चल रहा है, कोई काम प्रेजेंट में जारी है। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग उसको रखते हैं। ठीक है ना। अब कोई काम प्रेजेंट में जारी है, ये दो तरीके से हम लोगों को समझना होगा। एक तो एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, बोलने के समय में जारी है। जैसे मैं कहूं कि बारिश हो रही है, तो जिस वक्त मैं बोल रहा हूं बारिश हो रही है ना, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इट इज रेनिंग। अगर मैं कहूं कि बच्चे अभी खेल रहे हैं, तो जिस वक्त मैं बोल रहा हूं खेल रहे हैं, तो बोलेंगे द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग नाउ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बने। जैसे मैं कहूं कि मैं अंग्रेजी या जैसे मैं कहूं कि हम लोग ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, वी आर वेटिंग फॉर अ ट्रेन, हम लोग एक ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। तो जिस वक्त मैं बोल रहा हूँ उस वक्त काम चल रहा है ना। अगर मैं कहूँ कि आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तो जिस वक्त मैं बोल रहा हूँ वो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बने। तो एक चीज आप लोगों ने समझा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हम लोग ऐसे काम के बारे में बात करने के लिए करते हैं जो जारी है। किस समय जारी है, जिस वक्त आप बोल रहे हो उस वक्त जारी है। एक यूज इसका ये है। दूसरा यूज क्या है इसका, कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग ऐसे काम के बारे में बात करने के लिए भी यूज करते हैं जो भले भी बोलने के समय में जारी नहीं है, लेकिन बोलने के समय के आसपास के समय में चल रहा है। जैसे कि मैं कहूँ, मान लीजिए कि आप सुबह में कहीं जाते हो, किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करते हो, इंग्लिश सीखने के लिए जाते हो। आपसे किसी ने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, तो आपने बताया कि आजकल मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। आप शाम में अपने किसी फ्रेंड से मिले हो और आप सुबह में इंग्लिश का क्लास जाते हो। ठीक है, आपने क्या कहा कि आजकल मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। तो जिस वक्त आप मिले हो अपने फ्रेंड से, उस वक्त तो नहीं सीख रहे हो। आप बोलने के समय नहीं सीख रहे हो, जिस वक्त आप बोल रहे हो उस समय नहीं सीख रहे हो, बल्कि प्रेजेंट में किसी समय आप अंग्रेजी को सीख रहे हो। तो उसको भी हम लोग ऐसे ही बोलेंगे, आई एम लर्निंग नाउ अ डेज, या आई एम लर्निंग इंग्लिश नाउ अ डेज, या आई एम लर्निंग इंग्लिश दीज डेज, आजकल मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। तो ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही बनेगा। इससे क्या पता चलेगा कि कोई काम चल रहा है, कोई आदमी किसी काम को कर रहा है, कोई काम जारी है, ये पता चलेगा। ठीक है ना। इसका हिंदी सेंटेंस के अंत में पहचान क्या होगा, उसको समझिए। इसका हिंदी सेंटेंस के अंत में पहचान क्या होगा, हिंदी सेंटेंस में जो वर्ब होगा उसमें जनरली रहा है, रहे हैं, रही है, एटसेट्रा लगा होगा, इत्यादि, ये सब लगा होगा हिंदी सेंटेंस के अंत में। ठीक है, इसका ये पहचान है कि रहा है, रहे है, रही है लगा होगा। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट भी समझना है, वो ये है कि इससे क्या पता चलेगा, कोई काम चल रहा है, कोई काम जारी है, कोई काम हो रहा है। तो उसको बनाने का तरीका हम लोगों ने सीखा। सब्जेक्ट के बाद हम लोग इज या एम या आर लगाते हैं, उसके बाद वर्ब में आईएनजी को लगाते हैं। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम लोग सेंटेंसेस पे। देखिए जैसे मैं कहूं कि सोहन, सोहन के साथ इज लगेगा, है ना, सिंगुलर है, नाम है, इज लगेगा, सोहन इज रीडिंग। तो देखिए सब्जेक्ट के बाद इज या एम या आर लगा रहेगा, उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगा रहेगा, तो उससे क्या पता चलता है कोई आदमी किसी काम को कर रहा है ना। तो सोहन इज रीडिंग, तो इससे क्या पता चलेगा, सोहन पढ़ रहा है। क्लियर हो गई बात। इसको सेंटेंस को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। सोहन इज रीडिंग अ बुक, इससे क्या पता चलेगा, सोहन एक किताब पढ़ रहा है। क्लियर होगी बात। अब जैसे मैं कहूँ कि आई के साथ एम लगेगा ना, आई एम
वेटिंग, सॉरी, आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ, ठीक है? इसमें अब आप आगे सेंटेंस को बढ़ाइए। मैं एक लेटर लिख रहा हूँ, क्या बोलेंगे? आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक लेटर लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग अ लेटर, ठीक है? जैसे मैं कहूँ दे आर प्लेइंग, इसका मतलब क्या होगा? वे लोग खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग, वे लोग खेल रहे हैं, ठीक है? आप सेंटेंस को आगे बढ़ाओ, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। हो गया, आसान है बहुत ही। अब देखिए सेंटेंस को इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब हम आपको कुछ अलग एग्जाम्पल्स देते हैं जो थोड़ा डिफरेंट होगा। जैसे मैं कहूँ कि सोहन इज टॉकिंग, सोहन बात कर रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने लिखा सोहन इज टॉकिंग, सोहन बात कर रहा है। लेकिन मैं कहूँ कि सोहन सीता से बात कर रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा? सोहन इज टॉकिंग टू सीता। यहाँ पे हम लोग नहीं बोल सकते सोहन इज टॉकिंग सीता, है ना? क्या बोलना होगा? सोहन इज टॉकिंग टू सीता, ठीक है? जैसे अब इसका हम एक चीज समझाते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज नोटिस क्या किया? यहाँ पे हम लोगों ने एक प्रेपोजिशन को यूज, ठीक है, टू। अब देखिए जैसे मैं कहूँ कि आई एम लिसनिंग, इसका मतलब क्या होगा? आई एम लिसनिंग, मैं सुन रहा हूँ। लिसन का मतलब क्या होता है? सुनना। तो आई एम लिसनिंग, मैं सुन रहा हूँ। अब मैं कहूँ अगर मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, तो क्या बोलेंगे? आई एम लिसनिंग टू यू। बात समझ में आ रही है? अब जैसे जैसे इसमें था दे आर प्लेइंग क्रिकेट, मैं लिखूँ कि इसमें भी आपने क्या देखा? किस चीज़ का यूज़ हुआ है? प्रेपोजिशन का। लिसनिंग यू नहीं है बल्कि लिसनिंग टू यू है। फिर जैसे मैं कहूँ कि दे आर वेटिंग, दे आर वेटिंग, वेट का मतलब क्या होता है? इंतज़ार करना, ठीक है? तो अगर मैं कहूँ कि दे आर वेटिंग, इसका मतलब हुआ वे लोग इंतज़ार कर रहे हैं, वे लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब अगर हमको बोलना होगा वे लोग एक बस का इंतज़ार कर रहे हैं, तो क्या करेंगे? इसमें एक प्रेपोजिशन ऐड करना होगा। दे आर वेटिंग फॉर अ बस, दे आर वेटिंग फॉर अ बस, वे लोग एक बस का इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है? फिर यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया? एक प्रेपोजिशन को यूज़ किया। क्या यूज़ किया? फॉर, ठीक है? अब जैसे मैं कहूँ एक और एग्जांपल, जैसे मैं कहूँ कि ही इज़ लाफिंग, अगर मैं कहूँ कि ही इज़ लाफिंग, ही के साथ इज़ लगता ना, ही इज़ लाफिंग, लाफ माने हँसना, तो ही इज़ लाफिंग का मतलब वो हँस रहा है। अब कहूँ कि वो मुझ पर हँस रहा है, तो क्या बोलेंगे? ही इज़ लाफिंग एट मी। फिर यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया? एक प्रेपोजिशन को यूज़ किया, ठीक है? यहाँ पे प्रेपोजिशन क्या यूज़ किया? एट को यूज़ किया। तो आप लोगों ने नोटिस किया कि इन सब इधर के सेंटेंसेस में वर्ब के बाद हम लोग तुरंत ऑब्जेक्ट लिखते थे, ठीक है? जैसे सोहन इज रीडिंग, सोहन पढ़ रहा है, लेकिन सोहन एक किताब पढ़ रहा है, सोहन इज रीडिंग अ बुक। यहाँ पे हम लोग नहीं लिख रहे सोहन इज रीडिंग टू अ बुक, यहाँ पे डायरेक्ट वर्ब, उसके बाद तुरंत ऑब्जेक्ट। आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, तो आई एम राइटिंग अ लेटर, ठीक है ना? दे आर प्लेइंग, वे लोग खेल रहे हैं, वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, तो दे आर प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पे हम लोगों ने वर्ब के तुरंत बाद उसका ऑब्जेक्ट लिख दिया। लेकिन यहाँ पे आप लोग नोटिस करिएगा, वर्ब लिखा हम लोगों ने, लेकिन तुरंत ऐसे नहीं लिखा जैसे सोहन इज टॉकिंग, सोहन बात कर रहा है, तो सोहन सीता से बात कर रहा है, तो हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते सोहन इज टॉकिंग सीता। यहाँ पे क्या बोलना होगा? सोहन इज टॉकिंग टू सीता, ठीक है? जैसे यहाँ पे हम लोगों ने कहा कि मैं सुन रहा हूँ, तो आई एम लिसनिंग, सही था। लेकिन जैसे ही हम कहेंगे कि मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, तो हम बोलेंगे आई एम लिसनिंग टू यू, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, आई एम लिसनिंग टू यू। हम ऐसा नहीं बोल सकते आई एम लिसनिंग यू, यहाँ पे भी एक प्रेपोजिशन यूज करना पड़ेगा, ठीक है? अब जैसे वे लोग इंतजार कर रहे, तो दे आर वेटिंग, सही है। लेकिन बोले वे लोग एक बस का इंतजार कर रहे, तो दे आर वेटिंग फॉर अ बस। अब देखिए इसका रीजन क्या है?
आपको अभी हम बहुत ग्रामेटिकल टर्म में आपको नहीं समझाएँगे, हम कोशिश करते हैं कि आसान बोलचाल की भाषा में आपको समझाएँ। आपको अभी सिर्फ़ इतना याद रखना है कि आपको ये चीज़ याद रखना होगा कि किस वर्ब के बाद कौन-सा प्रीपोज़िशन लगता है। बहुत आसान है, घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। इसमें आपको ध्यान में रखना है कि टॉक के साथ प्रीपोज़िशन टू का यूज़ करते हैं। टॉक के साथ किसका यूज़ करते हैं? टू का। किसी से बात करने के लिए हम लोग टॉक के साथ टू को यूज़ करते हैं, है ना? जैसे मैं कहूँ कि मैं अपने पिता से बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग टू माय फादर, है ना? अब जैसे आपको याद रखना होगा, लिसन के बाद टू का यूज़ करना पड़ता है। जैसे हम अगर किसी को बोले मुझे सुनो, तो हम नहीं बोल सकते लिसन मी, उसमें क्या बोलना पड़ेगा मुझे? लिसन टू मी, उसमें प्रीपोज़िशन यूज़ करना होगा, ठीक है? अब जैसे वेट का, आप किसी का भी इंतज़ार करें, चाहे आदमी का या कोई चीज़ का, आपको वेट के बाद फॉर लगाना होगा। जैसे दे आर वेटिंग फॉर अ बस, जैसे मैं कहूँ कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, तो हम क्या बोल, मान लीजिए आप फ़ोन पे अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, आप उसको बोल रहे हैं मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, तो आप क्या बोलेंगे? आई एम वेटिंग फॉर यू। क्लियर हो गई बात? तो वेट के बाद आपको फॉर का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है? अब जैसे वो हँस रहा है तो ही इज़ लाफिंग, लेकिन बोले वो मुझ पर हँस रहा है, तो बोलेंगे ही इज़ लाफिंग एट मी, है ना? तो किसी पर हँसने के लिए लाफ के बाद एट लगाते हैं प्रीपोज़िशन, ये आपको याद रखना पड़ेगा। हर वर्ब के तुरंत बाद प्रीपोज़िशन का आप यूज़ नहीं करते हो, ठीक है? जैसे जैसे एक और एग्ज़ाम्पल इधर लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि ही इज़ टीचिंग, वो पढ़ा रहा है, ठीक है? लेकिन आपको बोलना है वो इंग्लिश पढ़ा रहा है, तो ही इज़ टीचिंग इंग्लिश। यहाँ पे आप ऐसा नहीं करोगे ही इज़ टीचिंग टू इंग्लिश। बस आपको इतना याद रखना है कि कौन से वर्ब के बाद हम लोग प्रीपोज़िशन लगाते हैं, कौन-सा प्रीपोज़िशन लगाते हैं, ये याद रखना है। बहुत आसान है, प्रैक्टिस से हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, इसलिए घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। मैंने क्या बताया कि जितना मैं टेंस, पूरा टेंस, सिर्फ़ एक काइंड की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। पूरा टेंस अगर आप पढ़ लोगे, तो उससे आपका अगर बेसिक्स भी अगर आप पूरे टेंस का पढ़ लेते हो, पूरे काइंड का, तो आप एकदम, आपको गज़ब का चेंज दिखेगा अपने इंग्लिश, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएँगी। दूसरी चीज़ें जो है ना, वो पढ़ने में आसानी हो जाएगी। इंग्लिश ग्रामर के दूसरे टॉपिक को आप, उसमें हेल्पफुल होगा टेंस आपको समझने में, दूसरे टॉपिक को भी समझने में। ठीक है? तो इसीलिए टेंस का एटलीस्ट मैं चाहता हूँ ये हूँ कि बेसिक्स मैं बता दूँ। अगर ये आपका बेसिक्स भी ठीक हो जाएगा ना, तो आपको इंटरेस्ट आने लगेगा सीखने में इंग्लिश को। ठीक है? और यही मेरा इंटेंशन है दोस्तों, कि मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि जो बच्चे बहुत वीक हैं, बहुत गाँव के ऐसे बच्चे हैं जिनको इंग्लिश सही से नहीं पढ़ाया गया है या उन लोगों ने नहीं ध्यान दिया है, तो मैं यही कोशिश करके ये वीडियो बना रहा हूँ कि ऐसे बच्चों को आसानी हो सके, ऐसे बच्चों को मदद मिल सके। यही मेरी कोशिश है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये इतना तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक वर्ड मैं आपको बताता हूँ, जैसे जोक, JOK, जोक है ना? और एक वर्ड है किड, ठीक है? ये जब वर्ब के तरह यूज़ होता है ना, किड और जोक, तो इसका मतलब होता है मज़ाक करना। क्या होता है? मज़ाक करना। तो अगर आप सिर्फ़ बोलेंगे कि मैं मज़ाक कर रहा हूँ, तो आप बोल सकते हैं आई एम जोकिंग, या बोल सकते हैं आई एम किडिंग। आप क्या बोल सकते हैं? आई एम जोकिंग या आई एम किडिंग बोल सकते हैं। ठीक है? ठीक है ना? तो अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जोक और किड दोनों का मतलब होता है मज़ाक करना। लेकिन अगर आप बोलना होगा कि मैं तुमसे मज़ाक कर रहा हूँ, तो आपको बोलना होगा आई एम जोकिंग विथ यू। ये याद रखना पड़ेगा कि जोक के बाद कौन-सा प्रीपोज़िशन लगता है? विथ लगता है। क्लियर हो गई बात? आई एम जोकिंग विथ यू, मैं तुमसे मज़ाक कर रहा हूँ। लेकिन आप किड के साथ आपको विथ नहीं लगाना है। आप सिर्फ़ बोलेंगे आई एम किडिंग यू, मैं तुमसे मज़ाक कर, आई एम किडिंग यू। मैं तुमसे मज़ाक कर रहा हूँ, आई एम जोकिंग विथ यू, मैं तुमसे मज़ाक कर रहा हूँ, आई एम किडिंग यू। दोनों सही है। लेकिन देखिए, आपने डिफ़रेंस क्या देखा? जोक के साथ तो प्रीपोज़िशन लग रहा है, लेकिन किड के साथ प्रीपोज़िशन नहीं लग रहा है। बस ये याद रखना है, किस वर्ब के बाद कौन-सा प्रीपोज़िशन लगता है। ये बहुत आसान है, डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। ये आपको धीरे-धीरे प्रैक्टिस से याद हो जाता है। ठीक है ना? तो देखिए, ये हम लोगों ने अब देखिए, अभी तक जितना भी सेंटेंस आपने देखा, उन सब में रहा है, रहे है, रही है लगा हुआ था। है ना? जितना भी सेंटेंसेस मैंने बताया, आपको हिंदी भी उसका बता दिया, इंग्लिश लिखा उसका हिंदी भी मैंने समझाया। उन सारे सेंटेंसेस में आपने देखा रहा है, रहे है, रही है लगा हुआ है। और इन सारे से क्या पता चल रहा था कि काम चल रहा है, काम
जारी है, काम हो रहा है, ठीक है ना? अब एक दूसरा सेंटेंस देखिए ध्यान से, जैसे मैं कहूँ कि वह, आप कंपेयर करिए, जैसे मैं कहूँ वह अभी क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है ना? तो इसको हम लोग बनाते हैं इज़ प्लेइंग, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट नाउ। वो अभी क्रिकेट खेल रहा, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट नाउ, है ना? दूसरा सेंटेंस मैं क्या लिख रहा हूँ? वह कल गई जा रहा है। इसका क्या हम लोग बनाएँगे? ही इज़, गो का मतलब होता है जाना, तो गोइंग। अच्छा, गो के बाद हम लोग प्रेपोज़िशन का यूज़ करते हैं टू का, कहीं जाने के लिए। गोइंग टू मुंबई, ठीक है? ये याद हो जाएगा आप लोगों को, टेंशन नहीं लेना है दोस्तों। ही इज़ गोइंग टू मुंबई, वो मुंबई जा रहा है। अब हम क्या बोल रहे हैं? कल, तो टुमारो, ही इज़ गोइंग टू मुंबई टुमारो। अब आपने एक चीज़ ध्यान दिया कि इससे तो आपका प्रेज़ेंट टाइम का पता चल रहा है, वो अभी खेल रहा है, काम जारी है। ये आपको किसको बता रहा है? प्रेज़ेंट को, है ना? लेकिन आप ये सेंटेंस देखो, ये प्रेज़ेंट के बारे में नहीं है, इट इज़ अबाउट द फ्यूचर। ये किस चीज़ के बारे में? ये फ्यूचर के बारे में। तो इससे एक बात क्या पता चली? दिस टेंस कैन आल्सो बी यूज्ड टू टॉक अबाउट द फ्यूचर, यानी इस टेंस को हम लोग फ्यूचर के बारे में बात करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गई? तो मैं ये बताना चाह रहा था कि प्रेज़ेंट टेंस का दूसरा जो यूज़ है, इसको हम लोग फ्यूचर के बारे में भी बात करने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ तक मेरे ख्याल से सब लोगों को क्लियर हो गया। ये बेसिक्स है, आपको बेसिक्स अच्छे से समझ लेना है, ठीक है? आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके कोई भी एक ट्रांसलेशन की बुक ले लीजिएगा जो बिगिनर्स के लिए आती है, ठीक है ना? उससे बनाइएगा, उससे मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया, समझाया कि प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या, किसको बोलते हैं और उसको बनाने का तरीका क्या है। आप V1, V2, V3 सब वर्ब का याद करके रखिए, 5 फॉर्म जो होता है V1, V2, V3, V4, V5, जितना भी मेन वर्ब होता है उसका 5 फॉर्म होता है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है? वो याद करके रखिए और वर्ड का मीनिंग याद करके रखिए। देखिए धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके आपको किस तरह से इम्प्रूव्ड होता है इंग्लिश, ठीक है? तो इसमें मेरे ख़्याल से यहाँ तक एकदम आसानी के साथ हम लोगों ने सीख लिया, आसानी के साथ आपको बता दिया एकदम। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, देखिए, जैसे इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन रहता है इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखिए, जैसे कि एक, ये जानते हैं आप लोग, ब्रेकफ़ास्ट, ठीक है? लंच, डिनर, ठीक है ना? ब्रेकफ़ास्ट, लंच, डिनर। देखिए, ब्रेकफ़ास्ट का मतलब जानते ही हैं आप लोग, सुबह का नाश्ता होता है, दोपहर का मतलब दोपहर का भोजन, सॉरी लंच का मतलब दोपहर का भोजन, और डिनर का मतलब होता है रात का भोजन। ब्रेकफ़ास्ट का मतलब सुबह का नाश्ता। देखिए, इनके साथ या तो आप ईट वर्ब को यूज़ कर सकते हो, ईट का मतलब खाना होता है, आपको मालूम ही है, टेक वर्ब को यूज़ कर सकते हो, या हैव को वर्ब को यूज़ कर, अगर जैसे हम बोले ईट ब्रेकफ़ास्ट तो नाश्ता करना, या टेक ब्रेकफ़ास्ट या हैव ब्रेकफ़ास्ट। अभी आपने थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया था कि हैव जो है ना, मेन वर्ब ऑक्सिलियरी वर्ब की तरह भी यूज़ करते हैं। आपको मैंने बताया था कि ऑक्सिलियरी वर्ब में इज़, एम, आर, वाज़, वर, डू, डज़, डिड, हैज़, हैव, हैड, कैन, कुड, शैल, शुड एटसेट्रा, ये सब आता है, मैंने बताया था। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूँ कि हैव को हम लोग मेन वर्ब की तरह भी यूज़ हैं, और जब हैव मेन वर्ब की तरह यूज़ होता है ना, तो कई अर्थ में यूज़ होता है, कई मीनिंग्स होता है इसका। उसमें से 1-2 मीनिंग ये है कि हैव का एक मतलब होता है खाना भी होता है, हैव का मतलब पीना भी होता है। मान लीजिए कि आपके घर पे कोई आदमी आया, आपने उसको शरबत दिया या कॉफ़ी दिया या चाय दिया, तो आप उसको बोलते हैं ना, कृपया इसे पीजिए। तो आप उसको बोल सकते हैं प्लीज़ हैव इट, मतलब कृपया इसको पी लीजिए। मान लीजिए आपने उसको कोई खाने का सामान भी दिया, तब भी मान लीजिए बिस्किट दिया या केक दिया, पेस्ट्री दिया, कुछ भी दिया, तो आप उसको तब भी बोल सकते हैं प्लीज़ हैव इट, मतलब उसको क्या पी लीजिए? नहीं, खा लीजिए।
तो हैव का मतलब पीना भी होता है, हैव का मतलब खाना भी होता है और हैव का कई सारा मीनिंग्स होता है, ठीक है? तो यहाँ पे हैव का मतलब खाने से है। तो अगर मैं कहूँ कि मैं नाश्ता कर रहा हूँ, मान लीजिए आप लिखें, मैं नाश्ता कर रहा हूँ, ठीक है? तो आप इसमें लिख सकते हो आई एम, या तो लिखो आई एम ईटिंग ब्रेकफास्ट, ठीक है? या आप इसमें क्या लिख सकते हो, आई एम टेकिंग ब्रेकफास्ट, या इसमें आप क्या लिख सकते हो, आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट। आई एम ईटिंग ब्रेकफास्ट, आई एम टेकिंग ब्रेकफास्ट, या आप इसमें क्या लिख सकते हो, आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट। तीनों का तीनों, लेकिन कभी भी आप नहीं बोल सकते आई एम डूइंग ब्रेकफास्ट, ठीक है? कि मैं नाश्ता कर रहा हूँ, आई एम डूइंग ब्रेकफास्ट। ये आपको समझना होगा, ठीक है? धीरे-धीरे ये सब बातें समझ में आने लगेगी। तो दोस्तों, आज मैंने आप लोगों को जो पहला वीडियो इसमें बताया, वो बताया टेंस को किस तरह से पहचानते हैं, प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान क्या है। मैं बहुत डिटेल्ड में आपको ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने टारगेट किया ही है ऐसे स्टूडेंट्स को जो इंग्लिश में काफ़ी वीक हैं। तो अगर मैं बहुत डिटेल्ड वीडियो बना दूँगा, तो उनके लिए बोरिंग हो जाएगा, जो मैं नहीं करना चाहता, ठीक है? तो ये आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोग बनाते हैं। अब क्या है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने का तरीका क्या होता है, यस नो क्वेश्चन कैसे बनता है, WH क्वेश्चंस कैसे बनता है। तो वो सब थोड़ा आपके लिए आसानी हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।